शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूं। मैं उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूं जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। पढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी नदीम शेयर कर रहे हैं। नदीम कहते हैं, मैं कराची का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपने दादाजी की ज़िंदगी की एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये आज से तकरीबन 50-60 साल पुरानी बात है। मेरे दादाजी तब बिल्कुल यंग हुआ करते थे। तो मेरे दादाजी बताते हैं उनके जो वालिद साहब थे उन्होंने सिंध में एक जगह ख़रीदी, सस्ते दौर थे, तो वहाँ पर उन्होंने एक जगह ख़रीदी वहाँ पर अपनी एक हवेली बनाने के लिए। जैसे उन्होंने वो जगह ख़रीदी तो जब वो लोग, दादाजी ने बताया कि मैंने एक जगह ख़रीदी है, मेरे जो अब्बू थे, चाचू वगैरह थे, वो लोग उस जगह को देख कर भी आए। काफ़ी बड़ी जगह थी, मैदान टाइप जगह थी, दरख्त भी थे वहाँ पर, लेकिन बहुत कम दरख्त थे। उन लोगों ने वो जगह ख़रीद के रख दी। 1 साल के बाद मेरे दादाजी का प्लान बना कि हम लोग वहाँ पर अपनी हवेली बनाएंगे। तो दादाजी मेरे अब्बू को लेकर दोबारा से अपनी उसी ज़मीन पर गए कि जाकर देख कर आते हैं और वहाँ पर काम शुरू करवाते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ पर गए तो लोगों ने वहाँ पर क्या देखा कि वहाँ पर जो जितना हिस्सा उन्होंने ख़रीदा था, जो प्लॉट था, वहाँ पर एक दरख्त जला हुआ था। वो दरख्त इस हद तक जला हुआ था कि जैसे उस दरख्त को बाकायदा आग लगाकर जलाया गया हो, और वो आग भी ऐसी कि जैसे ज़मीन से लेकर उस दरख्त के आखिरी तने तक आग लगाई गई हो। पूरा दरख्त जला हुआ था। हैरत अंगेज़ बात ये थी कि उसके आसपास के जो दरख्त थे वो नहीं जले थे, जबकि उसके बिल्कुल पास भी 2 से 3 बड़े बड़े दरख्त थे, लेकिन उनको ज़रा भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। दादाजी को थोड़ी ये बात अजीब लगी। फिर दादाजी ने उन दरख्तों को कटवा दिया, उस जले हुए दरख्त को भी कटवा दिया, और वहाँ पर उन लोगों ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दी। कंस्ट्रक्शन के दौरान भी काफ़ी मसाइल आए। बहुत से जो मज़दूर मिस्त्री वहाँ पर काम करते थे, जो लेबर थी, उनके साथ कुछ हादसात वाक़यात होते थे। कोई ना दिखने वाला वजूद उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा देता था, कभी सामान गायब हो जाता था। समझ नहीं आती थी कि कौन सामान वहाँ से चोरी करता है। फिर दादाजी वगैरह ने वहाँ पर एक चौकीदार को रखा। वो वहाँ पर जब पहरा देता था तो वो भी यही शिकायत करता था कि मुझे नज़र कोई भी नहीं आता, लेकिन सुबह जो मज़दूर हैं वो शिकायत करते हैं कि सामान गायब है। खैर जैसे कैसे करके वो हवेली बन गई। दादाजी बहुत खुश थे। बहुत बड़ी, बहुत खूबसूरत हवेली उन्होंने वो तैयार करवाई। जब वो लोग उस घर में शिफ्ट हुए, मेरे अब्बू भी उस घर में शिफ्ट हुए। उस वक्त मेरे अब्बू की नई शादी हुई थी, अभी चाचू की शादी नहीं हुई थी। तो अब्बू बताते हैं कि दादा अब्बू की नई शादी हुई थी। तो दादाजी कहते हैं हम लोग जब उस घर में शिफ्ट हो गए, अभी पहली ही रात थी। जो उस घर की दूसरी मंजिल थी, सेकंड फ्लोर जो था, वहाँ पर हम लोगों को 2 कमरे दे दिए गए। एक कमरे में उन लोगों ने सामान शिफ्ट कर दिया और एक कमरे में उन्होंने अपना जो बेडरूम होता है वो बना लिया। तो दादाजी कहते हैं कि हम लोग अपने कमरे में सोए हुए थे। जैसे ही आधी रात का टाइम हुआ, हम लोगों को अपने कमरे से बाहर से अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही बारीक सी आवाज़ में कोई कुछ गुनगुना रहा है। मेरी आँख खुली तो मेरी जो मिसेस थी वो सो रही थी, और वो जो गुनगुनाने की आवाज़ थी वो बिल्कुल बाहर कमरे से आ रही थी। मैं गौर करके सुनने लग गया कि इतनी बारीक आवाज़ में कौन गुनगुना रहा है। मेरे दादाजी वगैरह सिर्फ 4 भाई ही थे, उनकी बहन कोई नहीं थी। तो वो कहते कि हम लोगों के घर में तो कोई ऐसी लड़की भी नहीं है जो इस तरह से गाने गाए, तो ये कौन है जो गुनगुना रहा है। बाकायदा कुछ गाने की आवाज़ थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो गुनगुना क्या रहा है। वो आराम से उठे, जाकर दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था, लेकिन मुसलसल गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी, जैसे जो सामान वाला कमरा था वहाँ पर कोई गुनगुना रहा है।
दादाजी ने जब दरवाज़ा खोलकर अंदर देखा तो वहाँ पर भी हर चीज़ जैसे कि तैसी ही थी। कोई नज़र नहीं आया जहाँ से कोई हंसी की आवाज़ आए या कोई सामने दिखाई दे, या वो गुनगुनाने की आवाज़ भी एकदम से बंद हो गई। उनको बड़ी हैरानगी हुई। फिर बाहर गए, बाहर निकले उस कमरे से, बाहर छत पर जाकर देखा, टेरेस पर, सेहन पर, कहीं कुछ भी नज़र नहीं आया। फिर आकर लेट गए। सुबह जब हुआ तो दादाजी ने ये बात अपने घर वालों से शेयर की और ये कहा कि रात को इस तरह से मुझे तो किसी के गाने की आवाज़ें आ रही थी, पता नहीं कौन गुनगुना रहा था। तो दादाजी ने ये कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोगों की हवेली तो इतनी बड़ी है, यहाँ पर तो आसपास कोई घर भी नहीं है, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दादाजी ने कहा नहीं, वहम की बात नहीं है, मुझे खुद बाहर से गाने गाने की आवाज़ें आ रही थी और मैंने बाकायदा उठकर भी देखा, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। नाश्ता वगैरह करके दादाजी कहते हैं कि हम लोग अभी अपनी हवेली में ही बैठे हुए थे कि एकदम से जो दादी जी थी, दादी अम्मा, उनका ऊपर ही कमरा था, वो चीखने लग गई। उनकी चीखों की जब आवाज़ें आई, चिल्ला रही थी, बहुत बहुत ज़्यादा भयानक तरीके से चिल्ला रही थी। तो जब सब भागते हुए ऊपर गए कि क्या हुआ है, दरवाज़ा खुला तो वो सामने ड्रेसिंग टेबल पर बैठकर अपने बाल बना रही थी। दादाजी ने पूछा कि आप इतना ज़ोर से चिल्ला क्यों रही थी, क्या हुआ? तो दादी अम्मा हैरान हो गई और ये कहने लगी कि नहीं, मैंने क्यों चिल्लाना है, मैं तो बस अभी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर अपने बाल बना रही थी, मैं तो नहीं चिल्लाई। जबकि दादाजी ने भी सुनी, दादाजी के वालिदैन ने भी सुनी, जो उनके अम्मी अब्बू थे उन्होंने भी वो आवाज़ें सुनी। बड़े हैरान हुए कि एकदम से आपकी ही आवाज़ में कुछ चिल्ला रहा था। अब सब बड़े परेशान हो गए, दादी अम्मा भी परेशान हो गई। दादा अब्बू ने दादी अम्मा से ये कहा कि आप ज़्यादातर अकेली ऊपर मत रहा करें, हम नीचे आ जाया करें। दादी अम्मा उनके साथ नीचे आ गई। दादी अम्मा जो थी वो अपनी जो उनकी सास थी उनके पास किचन में बैठी हुई थी और किचन में जैसे वो खाना वगैरह बना रही थी तो खाना बना रही थी। सर्दियों के ही दिन थे, दादाजी बाहर गए हुए थे। तभी दादाजी अपनी हवेली में जब वापस आ रहे थे तो वो क्या देखते हैं कि जो दादी अम्मा हैं वो सेकंड फ्लोर पर खड़ी होकर दादाजी को आवाज़ें दे रही हैं और ये कह रही है कि जल्दी ऊपर आएँ। अब जो उनके ऊपर जाने की जो सीढ़ियाँ थी वो जैसे ही गेट से अंदर दाखिल होते थे तो वहीं से वो सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी। वो भागते हुए अंदर आए कि खैर हो, पता नहीं ये मुझे आवाज़ें क्यों दे रही हैं। भागते हुए जब ऊपर गए तो देखा कि दादी अम्मा जो थी वो भागती हुई उस सामान वाले कमरे में गई। दादाजी उनके पीछे गए कि क्या बात है, खैरियत तो है, क्या हुआ है। दोपहर का टाइम था। जब उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला, अंदर दादी अम्मा तो थी ही नहीं, जबकि अभी वो उनको आवाज़ें भी दे रही थी। उन्होंने खुद देखा। दादाजी बड़े हैरान हुए कि अभी तो वो मेरे सामने कमरे में आई हैं, मुझे आवाज़ें दे रही थी, तो वो कहाँ पर चली गई। जैसे दादाजी वापस बाहर निकलने लगे तो किसी ने ज़ोर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। दादाजी ने दरवाज़ा खोलना चाहा तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। दादाजी दरवाज़ा खटखटाने लगे। अब दादी अम्मा भी नीचे थी, ऊपर सेकंड फ्लोर पर कोई था ही नहीं। हवेली भी काफ़ी बड़ी थी, नीचे आवाज़ कैसे जाती। वो बार बार दरवाज़ा खटखटा रहे थे और बाहर से किसी ने दरवाज़ा पकड़ा हुआ था और बाकायदा बाहर से किसी के हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई औरत है और वो हंस रही है। दादाजी ने कहा कि ये क्या मजाक है, दरवाज़ा खोलें। काफ़ी देर दरवाज़ा बजाते रहे तो वो हंसी की आवाज़ बंद होगी, जैसे बिल्कुल सन्नाटा हो गया। अब दादाजी बड़े परेशान कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ। दादाजी जब कमरे में मौजूद थे तब वहाँ पर उनका जो सामान रखा हुआ था, जो दुल्हन का सामान था, कुछ कुर्सियाँ थी, टेबल था, उसको किसी ने घसीटा। दादाजी ने पीछे पलट कर देखा तो एक चेयर की पोजीशन बदली हुई थी। अब वो ज़रा डर गए, बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगे। तो दादी अम्मा जो थी उसी वक्त ऊपर अपने कमरे में आई। तो उन्होंने जब दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनी वो बड़ी हैरान हुई कि ऊपर कौन है। उन्होंने डरते डरते पूछा कि अंदर कौन है। तो दादाजी ने कहा दरवाज़ा खोलें। जैसे दादी अम्मा ने दरवाज़ा खोला वो बड़ी परेशान कि आप ऊपर क्या कर रहे हैं। उन्होंने बताया मैं तो पिछले 1 घंटे से ऊपर बंद हूँ, मैंने आपको देखा था, आप मुझे आवाज़ें दे रही थी, मैं भागता हुआ ऊपर आया तो आप इस कमरे में आ गई। जब मैंने कमरे में आकर देखा तो यहाँ कोई भी नहीं था और फिर मेरे साथ ये सब हुआ। दादी अम्मा ने कहा कि नहीं, मैं तो अभी ऊपर आई हूँ, मैं तो नीचे खाना बना रही थी। जब आपने मुझे कहा था कि ऊपर अकेले मत रहना, मैं तो बस अब ऊपर आई थी, कुछ काम था, कोई चीज़ लेने आई थी, तो मुझे दरवाज़े की आवाज़ आई। अब सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि ये कैसे मुमकिन है। दादाजी को दादी अम्मा के ही रूप में कौन नज़र आ रहा था।
दादा अब्बू के जो पेरेंट्स थे उन्होंने ये कहा कि आप लोग ऊपर सोना छोड़ दें, पता नहीं क्या मसला है, हम लोग किसी बुज़ुर्ग को लेकर आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन दादाजी ने कहा कि नहीं, अब मुझे कोई आवाज़ आई भी तो मैं उस पर गौर नहीं करूँगा। वो लोग फिर ऊपर अपने कमरे में चले गए सोने के लिए। आधी रात का टाइम हुआ तो एकदम दादाजी कहते हैं कमरे में बहुत ज़्यादा ठंड हो गई। सर्दियाँ तो पहले ही थी, लेकिन इतनी शदीद ठंड हो गई कि उस सर्दी के मारे मेरी आँख खुल गई। आँख खुली तो हम लोगों के कमरे में बहुत ठंडी हवा आ रही थी। मैंने देखा तो मेरी मिसेस सो रही थी। जब मैं उठकर बैठा तो हम लोगों के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, जबकि हम लोग सोने से पहले दरवाज़ा बंद करके सोए थे। तो मैंने क्या देखा कि दरवाजे के दरमियान एक औरत खड़ी हुई है और हाथ में जैसे उसने कोई दिया या जैसे कोई लालटेन टाइप कोई चीज़ होती है, रोशनी थी उसके हाथ में, वो उसने पकड़ी हुई है और दादाजी को देख रही है। दादाजी आंखें मलकर देखने लगे कि ये कौन खड़ा है। इतने में वो उनके दरवाजे से हटकर आगे चलने लगी। दादाजी फ़ौरन से उठे और बाहर भागे कि मैं देखता हूँ बाहर कौन है। काफ़ी बड़ा उनका आगे वो सहन था, सहनुमा उन लोगों ने, वो टेरेस जैसे छत होता है वो था। बाहर आकर देखा तो बाहर कुछ भी नहीं था। अभी 2 मिनट पहले उन्होंने वहाँ पर एक औरत को देखा था, अब वो गायब हो चुकी थी। दादाजी फ़ौरन से भागते हुए अंदर आए, कमरे का दरवाज़ा बंद किया, आयतल कुर्सी पढ़ने लग गए। वो कहते हैं फजर की अजान तक मैं आयतल कुर्सी पढ़ता रहा। बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं ये माजरा ही क्या है। सुबह जब दादाजी उठे तो बाहर जाकर देखा तो उनके पूरे छत के सहन के ऊपर खून के पैरों के निशान थे। ऐसे था जैसे किसी के पाँव में कोई कलर लगा हुआ है, जैसे ब्लड होता है, वो सारे बकायदा पाँव बने हुए थे, नंगे पाँव, पैरों के निशान थे। दादी अम्मा ने भी देखा, उनके पेरेंट्स ने भी देखा, उनके बाकी भाइयों ने भी देखा। अब ये चीज़ बड़ी अजीब हो गई थी कि ये माजरा क्या है, ये खून के पैरों के निशान किसके हैं। फिर दादाजी के साथ अजीबोगरीब वाक़यात होना। उनकी अम्मी ने ये कहा कि बस अब आप लोगों ने ऊपर नहीं सोना, आप लोग नीचे शिफ्ट हो जाए, ऊपर वाले पोर्शन में जाना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो लोग नीचे एक रूम था वहाँ पर शिफ्ट हो गए। जैसे ही अब अगली रात आ गई, सारा दिन इसी परेशानी में रहे, किसी बुज़ुर्ग की तलाश में भी थे, लेकिन अभी कोई ऐसी साहिब इल्म हस्ती भी नहीं मिल रही थी उनको कि जिसको वो लेकर वहाँ पर अपने घर आते और पता चलता कि मामला क्या है, आखिर ये कौन है, क्या है जो सब कुछ कर रहा है। फिर उन लोगों ने जब वो नीचे शिफ्ट हुए तो दादाजी सो रहे थे। एकदम से दादाजी के कमरे पर दस्तक हुई, रात का टाइम था। जब वो उठे तो दरवाज़ा खोलकर देखा तो बाहर उनकी अम्मी खड़ी थी। वो उनको ये कहती हैं कि जल्दी आओ, ऊपर जाकर ना ऊपर वाले कमरे में सामान कोई जैसे ना घसीट रहा है, तो आओ ऊपर चल के देखते हैं ऊपर कौन है। दादाजी ने कहा चलें ठीक है चलते हैं। उन्होंने फ़ौरन से अपने वो वहाँ से एक स्टिक वगैरह उठाई कि अगर कोई चोर होगा तो हम उसको मार सकेंगे। वो दादी अम्मा के साथ चलते हुए ऊपर चले गए। जैसे ऊपर गए तो दादी अम्मा उनके आगे आगे बड़ी तेज़ी से जा रही थी, जबकि वो इतना तेज़ चल नहीं सकती थी। बड़ी तेज़ी से चलती चलती सामान वाले कमरे में चली गई। वहाँ पर गई तो दादा अब्बू ने जैसे बाहर खड़े होकर, अभी कमरे का दरवाज़ा खुला था, लाइट ऑन की तो लाइट जल नहीं रही थी। तभी वो अपनी अम्मी से बात करने लगी और ये कहने लगी यहाँ तो कोई भी नहीं है। उनकी अम्मी की एकदम आवाज़ बदल गई, वो बहुत ज़्यादा ड्रामनी आवाज़ में हंसने लग गई। उन्होंने ये कहा कि अम्मी आप ऐसे क्यों हंस रही हैं, क्या हुआ है आपको। जैसे ही वो उनकी अम्मी उनकी तरफ कमर करके खड़ी थी, अपनी अम्मी को जैसे ही बुलाने लगे, चेहरा इधर किया तो वो बहुत ज़्यादा भयानक चेहरे वाली कोई औरत थी। दादा वो बहुत ज़्यादा चीखते चीखते सीढ़ियों से नीचे आने लगे। सीढ़ियों से ऐसे लगा कि जैसे उनका पाँव फिसला या जो भी हुआ वो नीचे गिरे। बहुत ज़्यादा आवाज़ भी आई उनकी चीखों पुकार की भी। जब सबने देखा तो वो सीढ़ियों में बेहोश पड़े थे। उनको उठाकर उनके कमरे में लेकर गए, दादी अम्मा भी जाग गई। अब समझ नहीं आ रही थी कि ये ऊपर करने क्या गए हैं, जबकि इनको मना किया था। पाँव में भी बहुत ज़्यादा दर्द थी, मोच आ गई पाँव में भी। जब होश आई थोड़ी देर के बाद, पानी के छींटे मुँह पर मारे तो पूछा तो उन्होंने सारी बात बताई कि ऐसे अम्मी मुझे बुलाने आई थी तो मैं इनके साथ ऊपर गया तो वो चेहरा ही कुछ और था। अब वो लोग बहुत परेशान हो गए कि जो कोई भी मखलूक है वो दादाजी के पीछे लगी हुई थी। सुबह तक यही मसला घर में चलता रहा, सब बहुत परेशान थे। तो दादाजी के जो अब्बू थे उनको एक बुज़ुर्ग का पता चला, वो उनको लेकर आए। जैसे बुज़ुर्ग ने उस घर में पाँव रखा, वो समझ गए कि यहाँ पर क्या मामला है। वो बिना किसी से पूछे सीधा ऊपर वाले पोर्शन में गए। जैसे वो उस कमरे में गए तो बहुत ज़्यादा वहाँ से चीखों पुकार शुरू हो गया, जैसे कोई औरत चिल्ला रही है, चीख रही है।
उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया तो कमरे का सामान किसी ने जैसे तोड़ना शुरू कर दिया। सारी आवाज़ें सुन रहे थे। आधे पौने घंटे के बाद जब वो बुज़ुर्ग नीचे आए तो उनका ये कहना था कि इस जगह पर किसी चुड़ैल को जलाया गया है। ये जगह जो खाली थी, यहाँ पर किसी जादूगर ने अपने अमल के ज़रिए किसी चुड़ैल को जलाया है और उसी जगह पर आप लोगों ने ये कमरा बनाया है। फिर दादाजी के अब्बू को याद आया कि जब वो ये प्लॉट देखने आए थे तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक दरख्त जला हुआ था, हम लोगों ने तो कटवा दिया था, हमें नहीं पता था किसने जलाया। उन बुज़ुर्ग का ये कहना था कि यहाँ पर बाकायदा किसी दरख्त को जलाया गया है, उस दरख्त के ऊपर उस चुड़ैल को जलाया गया कैद करके। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर घर बनाया, फिर ये अपने बेटे की शादी की और यहाँ पर शिफ्ट हो गए। तो इसलिए वो चुड़ैल आपके बेटे के पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि इनका ही वो कमरा था। अभी वो इसकी मिसेस के पीछे नहीं पड़ी, अभी इसके पीछे पड़ी है। बेहतर है आप लोग ऊपर आना जाना छोड़ दें। उन्होंने कुछ हिसार किया, ऊपर वाले कमरे बंद कर दिए। वहाँ से वो लोग अपना सामान उठवाना चाहते थे तो सामान उनकी निगरानी में उठवाया गया और बाकी कमरे बंद कर दिए गए। सख्ती से मना किया गया कि ऊपर नहीं जाना। उसके बाद दादाजी बताते हैं ऊपर तो हम लोग नहीं जाते थे। ऊपर से बाकायदा आवाज़ें आती थी। जले चेहरे वाली एक औरत अक्सर लोगों ने, उनके घर वालों ने भी देखी और बाकी वहाँ के सराउंडिंग के लोगों ने भी देखी। बहुत ये बात मशहूर हुई कि उनको एक चुड़ैल, ऐसी हवेली मिली है जहाँ पर एक चुड़ैल है। दादाजी ये भी बताते हैं, दादी अम्मा भी बताती थी, सीढ़ियों तक खून वाले पैरों के निशान होते थे। बाकायदा वो सीढ़ियों तक आती थी लेकिन नीचे नहीं आ सकती थी, क्योंकि सीढ़ियों के बिल्कुल स्टार्ट में वो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने कील लगा दिए थे। सेकंड फ्लोर पर वो भागती थी, उसकी आवाज़ें आती थी, वो चीखें मारती थी, वो हंसती थी, कभी बकरी के बोलने की आवाज़ आती थी, कभी बिल्ली के बोलने की आवाज़ आती थी। सारी रात वो ऊपर चलती थी और खून के पैरों के निशान उनकी सीढ़ियों में रहते थे। फिर उस घर में जो दादाजी थे उनको, उनकी जो मिसेस थी वो बड़ी बीमार रहने लग गई। औलाद की खुशी नहीं मिलती थी। बहुत बड़ी हवेली थी। फिर दादाजी वगैरह ने वो हवेली बंद कर दी। उसके बाद वो लोग कराची शिफ्ट हो गए, वहाँ पर एक और घर लिया। फिर वो जो हवेली थी, देखते देखते उस हवेली से लोग डरने लग गए। कुछ ही सालों में वो हवेली खंडर बन गई। ऐसे लगता था जैसे वहाँ पर कभी कोई आबाद ही नहीं हुआ था। वो चुड़ैल वाली हवेली मशहूर हो गई। बहुत ज़्यादा भयानक आवाज़ें आती थी और मकामी लोग ये कहते थे कि वहाँ से हमें बाकायदा एक औरत भी दिखाई देती है जो हवेली के दूसरे फ्लोर पर खड़ी नज़र आती है। बहुत जला हुआ उसका चेहरा होता है, कभी गायब हो जाती है, कभी नज़र आती है, कभी चीखें सुनाई देती हैं। बहुत डरावनी वो हवेली हो चुकी थी। तो ये मेरे दादाजी की ज़िंदगी की कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया नदीम आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी जैन शेयर कर रहे हैं अटक से। जैन कहते हैं कि आज आपके साथ मैं बहुत ही ज़्यादा भयानक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये ख़ौफनाक कहानी एक लड़की ने शेयर की है और उसके 6 साला भाई की ज़िंदगी की कहानी है। वो ये कहती है कि मेरा जो छोटा भाई था उसकी एज 6 ईयर थी, तो एक कमरे में अक्सर जाकर वो खेला करता था। हम लोगों के घर का एक ऐसा कमरा था जहाँ पर वो खेला करता था। वहाँ पर उसके टॉयज़ भी थे, वहाँ पर उसके बुक्स भी होती थी। तो एक दफ़ा मैं उसके कमरे में जब उसके पास गई जहाँ पर वो खेला करता था, तो मैंने देखा उसके बेड के पास एक पेंटिंग गिरी पड़ी थी। जब मैंने वो पेंटिंग देखी तो उसके ऊपर उसने हम लोगों के सारे घर वालों का स्केच बनाया हुआ था, जिसमें मेरे पेरेंट्स भी थे। हम लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर जैसे खाना खा रहे थे, वो भी बैठा हुआ था एक चेयर पर मैं भी बैठी हुई थी। हम लोगों के जो पेट थे वो भी उसने बनाए हुए थे। लेकिन एक चीज़ बड़ी मिस्टीरियस थी। एक चेयर के पीछे उसने एक ऐसा स्केच बनाया हुआ था जिसका ब्लैक ड्रेस था और उसके रेड कलर के बाल थे। ये हम लोगों के घर में से कोई भी नहीं था। मैंने वो पेंटिंग लाकर अम्मी को दिखाई। अम्मी भी परेशान हो गई, समझ नहीं आ रही थी कि ये पेंटिंग में उसने किसको ड्रॉ किया है। अब्बू को दिखाया तो अब्बू ने ये कहा कि आप लोग वैसे ही वहम करते हैं, उसका कोई टॉय करैक्टर होगा, उसने वो बना दिया होगा, इतना वहम करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को आदत होती है, कुछ भी ड्राइंग में ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद अक्सर मैं ये चीज़ नोटिस करती थी कि मेरा भाई जब भी उस कमरे में जाकर बैठता था, कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेता था 2 से 3 बार। उस पेंटिंग से पहले भी मुझे उस कमरे में से ऐसी आवाज़ें आती थी जैसे वो किसी और के साथ बातें करता है, हंसता है, ऐसी आवाज़ें सुनाई देती थी। तो जब मैं उससे पूछती थी तो वो बहुत गुस्सा करता था और बताता भी नहीं था।
फिर मैंने एक दिन दोबारा उसके कमरे से ऐसी हंसी की आवाज़ें सुनी। मैं गई तो वो अकेला बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि तुमने इस पेंटिंग में ये किसको ड्रॉ किया है? तो वो बड़े गुस्से से मेरी तरफ देखने लगे और उसने जवाब नहीं दिया, जैसे उसे ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी हो। मैं चुप कर गई। मैंने उससे मेरे हाथ से वो पेंटिंग छीन ली। मैं इस पेंटिंग की तस्वीर बना चुकी थी। उसके बाद फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो उसी कमरे में था और बहुत ऊंची उसकी कहकों की आवाज़ आ रही थी और उसके साथ किसी और के हंसने की भी आवाज़ थी। वो आवाज़ किसी बड़े मर्द की थी। जैसे मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैंने जो मंज़र देखा वो दिल दहला देने के लिए काफ़ी था। मेरा भाई जो था वो एक विंडो के पास खड़ा हुआ था और उसके पास वही शख्स खड़ा हुआ था जिसको उसने पेंटिंग में ड्रॉ किया था। वो विंडो की दूसरी तरफ था। वही ब्लैक ड्रेस, वही करली हेयर रेड कलर के और बहुत भयानक चेहरा। जैसे मैंने उसे देखा मैं इतना खौफज़दा हुई, मैंने चीख मारी और मैं वहीं पर गिर गई। जैसे मेरी चीख सुनकर मेरे घर वाले भागे तो उन लोगों ने मुझे बेहोश देखा। मेरा भाई मेरे पास खड़ा था। उससे पूछा तो वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। मुझे उठाया और मुझे जैसे ही कमरे में लेकर गए, मेरे से पूछा, जब मुझे होश आया तो मैंने उन्हें सारी बात बताई किस तरह से मैंने इसके पास ही उसको देखा था। फिर मेरे अब्बू ने उससे जब पूछा कि तुम्हारे पास कौन था तो उसने ये कहा कि मैं एक दफ़ा लॉन में बाहर खेल रहा था तो एक दरख्त के नीचे ये अंकल आए थे। ये अंकल मेरे पास आए, मुझसे प्यार करने लग गए, मुझे टॉयज़ भी देते हैं, मुझे खाने के लिए कैंडीज़ भी देते हैं, मेरे दोस्त बन गए हैं और ये रोज़ मेरे कमरे में मुझसे मिलने भी आते हैं। इन्हीं को मैंने ड्रॉ किया था। हम लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए। फिर हम लोगों का जो भाई था उसको हम लोग किसी साहिब इल्म के पास लेकर गए। जैसे उन्होंने उसको देखा, पढ़ाई की, तो उनका ये कहना था कि आपके बच्चे के साथ एक जिन है जो इसके साथ खेलता है, इसके साथ मानूस है, इसको नज़र भी आता है, उसी को इसने ड्रॉ किया है। फिर उन्होंने एक तावीज़ दिया जो उसके गले में हम लोगों ने पहनाया, तब जाकर उस मखलूक से मेरे भाई की जान छूटी। तो ये मैं पेंटिंग भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो उस लड़की ने शेयर की थी। ये एक स्टोरी थी जो ज़ैन ने शेयर की। बहुत शुक्रिया ज़ैन आपका। लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर उर्दू सेंटर पर मैं इंशाल्लाह कल नावल ऑन एयर करूँगी। मैंने एक नावल सेलेक्ट किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉरर नावल है, आप लोगों को पसंद आएगा। नीना वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। मेरे चैनल की स्टोरीज़ को जितना आप लोग एडमायर करते हैं, जितना लाइक करते हैं, मेरे चैनल की स्टोरीज़ को शेयर भी किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।